आज जहां पूरी दुनिया राजनीति, रणनीति और कूटनीति से काम निकाल रहे हैं, वहीं पे युद्ध का माहौल पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखती है। अभी का समय एक या दो शक्तिकरण का नहीं रहा। पूरी दुनिया की ताकत और नियंत्रण एक के हाथ में नहीं रहा। अब दुनिया की ताकत बहुशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है, जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं। भारत को सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी है तो वो कोई देश है तो वो है चीन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चीन ने कैसे आर्थिक संकट से अपने आप को निकाला ही नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी शक्तियों के सामने डट के मुकाबला कर रहा है और अपने कूटनीति से भारत को इस तरीके से घेरा है और वैश्विक बाजार में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना के तहत इस तरीके से घुसने का प्रयास कर रहा है कि जिस पर भारत, यूरोपीय संघ, रूस और अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, 1911 से पहले चीन में राजतंत्र व्यवस्था थी। राजतंत्र व्यवस्था को खत्म करने के लिए 1911 में एक क्रांति शुरू हुई। 25 अगस्त 1912 ईस्वी को KMT पार्टी की स्थापना हुई, जिनके नेता सन यान सेन थे। इनके नेतृत्व में चीन की राजशाही शासन व्यवस्था खत्म हो गई और चीन को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। उस टाइम पे संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन कर रहा था और सोवियत संघ रूस साम्यवादी कम्युनिटी की समर्थन कर रही थी और दोनों के बीच शीत युद्ध चल रही थी। चाइना में भी साम्यवादी विचारधारा के लोगों ने 1 जुलाई 1921 ईस्वी को चाइना के शंघाई में CCP पार्टी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करती है। 1927 तक में CCP पार्टी ने पूरी मजबूत तरीके से उभर के सामने आई। अब चाइना में दो मजबूत पार्टी थी, एक KMT पार्टी जो रिपब्लिक को समर्थन करती थी, दूसरा CCP पार्टी जो साम्यवादी को समर्थन करती थी। इन दोनों के बीच 1927 में गृह युद्ध शुरू हो गया और 1949 तक चला। 22 साल युद्ध लड़ने के बाद CCP की सेना ने KMT पार्टी को हरा दिया और KMT पार्टी को चाइना छोड़ के एक दूसरे द्वीप पर भागना पड़ा, जिस द्वीप का नाम है ताइवान। आज ताइवान में रिपब्लिक डेमोक्रेसी की सरकार है, वहाँ अलग अलग पार्टी की सरकार है। वर्तमान समय में वहाँ की सरकार का नाम है लाई चिंगते। चीन में 1949 के बाद CCP पार्टी की वर्चस्व रही। उस टाइम पे CCP की नेता माओ जेडोंग थे, जिसने चीन को पूरी तरीके से बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बदल पाया। माओ की गलत रणनीति और क्रूरता की वजह से वहाँ आर्थिक संकट पैदा हो गई और वह गरीबी और भूखमरी से लाखों करोड़ लोगों की जान चली गई। 1976 ईस्वी में माओ की मृत्यु के बाद देंग सियाओपिंग ने चीन की कमान संभाली।